और बुलेटिन में एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार जल्द ही पीएफआई पर बैन लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास पीएफआई के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। पिछले एक साल में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कई सबूत हैं। इसके बाद पीएफआई पर बैन की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ सालों में देश भर में हुई कई हिंसा में पीएफआई पर आरोप लगे हैं और कल एक बार फिर से पीएफआई नेता ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर खुलेआम धमकी दी है। मुंबई के पीएफआई के अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जुबान के नीचे जहर रखकर बोलने वाले इस शख्स का नाम है मतीन शेखानी। भाइयों याद रखो, महाराष्ट्र में पीएफआई के मुंब्रा यूनिट का अध्यक्ष मतीन शेखानी को न इस देश के संविधान पर यकीन है न कानून पर, इसलिए खुलेआम धमकी दे रहा है, अंजाम भुगतने की बात कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। असल में मुंबई के मुंब्रा इलाके में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों को इकट्ठा होने की कॉल दी गई थी। अब्दुल मतीन ने मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, धार्मिक नारेबाजी होने लगी। अब्दुल मतीन ने माइक संभाला और फिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे लोगों को देख लेने की धमकी दे दी। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस शख्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। घंटे भर में ही वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को जानकारी मिली तो सब हैरान रह गए। न कोई इजाजत ली गई थी, न थाने में कोई जानकारी दी गई थी। लोगों की भीड़ जुटा ली गई और भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। थाने पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अब पुलिस अब्दुल मतीन के भाषण का पूरा टेप खोज रही है। पीएफआई की इसी तरह की हरकतों के बाद अब सरकार इस पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार को तमाम एजेंसियों की तरफ से ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद अब सरकार को लगता है कि इस पर एक्शन लेना जरूरी है। सरकार के आला सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 प्रमुख सोर्सेज हैं, जिनके सबूत हैं, जिनके आधार पर ये तय किया जा रहा है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए और ये प्रतिबंध बहुत जल्द लगाया जा सकता है। जब हम बहुत जल्द की बात कर रहे हैं तो संभव है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर भी ये प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन 3 सबूतों की बात करें तो सबसे पहले उसमें बारी आती है एनआईए के अलग अलग मामले की रिपोर्ट किया, उसके आधार पर एक डॉजियर तैयार किया गया है। दूसरी बारी है आईबी के आधार पर जो इनपुट्स मिले हैं, जो आईबी इनपुट्स के आधार पर जो डॉजियर तैयार हुआ है वो, और तीसरी बहुत सारे राज्य सरकारों ने पुलिस रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें यह बताया है कि क्यों पीएफआई पर बैन लगाया जाना चाहिए। और दिलचस्प यह है कि वैसी राज्य सरकार में केरल सबसे पहले आया। एक तरफ पीएफआई के नेता खुलेआम जहरीला भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को धमका रहे हैं। दूसरी तरफ पीएफआई सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके रमजान के दौरान मुसलमानों से दिल खोलकर चंदा देने की अपील कर रहा है। सोशल मीडिया पर पीएफआई के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों की आवाज पीएफआई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने तमाम एजेंसीज पीएफआई के पीछे लगा दी है, इसलिए मुसलमानों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। रमजान के महीने में दिल खोलकर ज़कात देनी चाहिए।
दिल्ली में भी कल पीएफआई वाले रैली करने वाले थे, वो भी बिना इजाजत के। यहाँ भी लोगों को भड़काने की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले ही खबर मिल गई और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ हो रही है कि आखिर इरादा क्या था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नेटवर्क पिछले कुछ सालों में पूरे हिंदुस्तान में तेजी से फैला, जिसकी वजह से उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हर तरफ आगजनी और हिंसा होती रही। 2017 में केरल पुलिस ने लव जिहाद के मामले सौंपे थे, जिसमें पीएफआई की भूमिका बताई गई थी। उसके बाद से कई राज्यों में जब लव जिहाद का मामला सामने आया तो पीएफआई का नाम भी सामने आया। 2 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए तो कई पीएफआई नेताओं को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर पकड़ा गया। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान यूपी में हुई हिंसा के बाद भी कई पीएफआई नेताओं की धरपकड़ हुई और यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की गुजारिश की। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। यही नहीं, राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के लिए निकाली गई शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जो घटना हुई थी, उसमें भी पीएफआई का लिंक सामने आया था। उधर मध्य प्रदेश और झारखंड में हुए दंगे में भी पीएफआई के हाथ होने की आशंका जताई गई है। सिर्फ 2 साल में पीएफआई के खिलाफ पूरे देश भर में सैकड़ों शिकायतें दर्ज की गई हैं। धीरे धीरे 23 राज्यों तक पीएफआई का नेटवर्क फैल गया है और लगभग हर राज्य में कई राजनीतिक हत्याओं और धर्म परिवर्तन विवाद के पीछे पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है। इसके अलावा कई ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी भी केंद्र सरकार को मिली है, जिसके आधार पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार क्यों ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएफआई पर बैन लग सकता है। गृह मंत्रालय के पास एनआईए और आईबी की ओर से सबूतों का पूरा डोजियर मुहैया कराया गया है। कई राज्यों की ओर से भी पीएफआई की गतिविधियों के बारे में पुलिस रिपोर्ट भी एमएचए को भेजी गई है। राज्यों की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिमी के एजेंडे को पीएफआई आगे बढ़ा रही है। रेडिकल गतिविधियों का पुख्ता सबूत गृह मंत्रालय को सौंपे गए हैं। पीएफआई पर मुसलमानों में कट्टरता फैलाकर विध्वंसक गतिविधियों में शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। एनआईए ने केरल में पीएफआई के लोगों के आईएसआईएस संपर्क की रिपोर्ट भी दी है। इसके अलावा श्रीलंका ब्लास्ट में भी पीएफआई के कनेक्शन वाली रिपोर्ट सौंपी गई है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और ऐसे तमाम सबूतों के आधार पर, चाहे कर्नाटक में रुद्रेश हत्याकांड की आप बात कर लें या केरल में जोसेफ का हाथ काटा गया, और केरल में तो बहुत सारे मामले आए थे। श्रीलंका में जब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी पीएफआई का नाम आया हुआ था। दिल्ली में जब सीएए को लेकर दंगा हुए थे तो उसमें पीएफआई का नाम हुआ था। असम में जब दंगा हुए उसमें पीएफआई का नाम आया था। राजस्थान में पीएफआई का नाम। तो 23 राज्यों में लगभग पीएफआई अपना नेटवर्क फैला चुका है और पीएफआई और सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, इसको लेकर बहुत सारे सबूत गृह मंत्रालय में पहुंच चुके हैं और उन सबूतों के आधार पर अब लगभग तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द इन संस्थानों पर बैन लगाया जाएगा। पीएफआई जब जब मुश्किलों में घिरता है, खुद को एक गैर सरकारी संगठन बताने लगता है। 2006 में केरल में पीएफआई की नींव तब रखी गई जब सिमी को बैन किया गया था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार इस तरह से बैन लगाने की कोशिश में जुटी है ताकि फिर नाम बदलकर कोई और संगठन खड़ा न हो जाए। लिहाजा पीएफआई वाले अपने आप को पीड़ित साबित करने में जुट गए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को चलाने वाले भी इस बार समझ चुके हैं कि दुकान अब बंद होने वाली है। धीरे धीरे मजहबी उन्माद फैलाने की साजिश रचने वाले जेल पहुंचाए जा रहे हैं। दंगे की हर तस्वीर के पोस्टमार्टम के बाद केंद्र सरकार अब इस संगठन का शटर गिराने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।